नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में रोजगार, व्यापार समेत पूरी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करेगी। अगले साल 28 जनवरी से 26 फरवरी के बीच होने वाले विश्व स्तरीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी दिल्ली करेगा। इसके लिए पूरी दिल्ली को 5 जोन में बांटा जाएगा। इसमें दिल्ली की संस्कृति की झलक पाने के साथ साथ लोग खरीदारी का भी अनूठा अनुभव महसूस करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसका ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक शॉपिंग फेस्टिवल में देश और दुनिया से कलाकारों को बुलाया जाएगा। इस दौरान 200 से अधिक मनोरंजन के कार्यक्रम होंगे। इसमें दिल्ली और बाहर के सभी नामी रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री हिस्सा लेगी। दिल्ली सरकार इस बारे में होटल, ट्रैवल एजेंट और एयरलाइंस के साथ बात कर रही है ताकि विशेष पैकेज ऑफर लोगों को दिया जा सके। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो दिल्ली वाले बाहर हैं, शॉपिंग फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए वो योजना तैयार कर ले। देश के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उद्घाटन व समापन सत्र भव्य होने के साथ इस दौरान दिल्ली में खरीदारी का अनूठा अनुभव मिलेगा। पूरी दिल्ली इस बीच दुल्हन की तरह सजेगी। कई तरह की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। इस दौरान मनोरंजन के 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए और दिल्ली से बाहर रह रहे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी और एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान लेके आया हूँ। जो लोग दिल्ली में हैं उनको बहुत खुशी होगी सुन के, और जो दिल्ली के बाहर हैं वो फरवरी के महीने में दिल्ली आने की प्लानिंग कर लें। अपना ट्रैवल, अपनी टिकटें वगैरह बुक कर लें, सारी प्लानिंग कर लें, क्योंकि 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आज तक इतना बड़ा कभी शॉपिंग फेस्टिवल नहीं हुआ होगा और अभी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ सालों के अंदर इसे हम दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बनाएंगे। 30 दिन का फेस्टिवल होगा। पिछले कई महीनों से हमारी तैयारी चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग पूरी हुई। अब इस फेस्टिवल को लागू करने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। काउंटडाउन शुरू हो गया हम लोगों का। पूरी दुनिया भर से, पूरे देश से, पूरी दुनिया भर से लोगों को इनवाइट किया जाएगा दिल्ली को एक्सपीरियंस करने के लिए, दिल्ली के लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए, दिल्ली की कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए, संस्कृति को एक्सपीरियंस करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। इसमें युवाओं के लिए, यूथ के लिए बहुत कुछ होगा, फैमिलीज़ के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ होगा, बच्चों के लिए बहुत कुछ होगा, बुजुर्गों के लिए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ बन चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से राजधानी में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन अगले साल होने वाला है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें शॉपिंग फेस्टिवल की, तो फेस्टिवल को लेकर लगातार दिल्ली सरकार जो है वो तैयारी करती हुई नजर आ रही है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इस फेस्टिवल से काफी युवाओं की बात करें या फिर कहें बिजनेस सेक्टर की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, हर तरीके से कहीं ना कहीं शॉपिंग फेस्टिवल से कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से घोषणा की और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये फेस्टिवल किया जाएगा और लगातार इस फेस्टिवल को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी गई है। दिल्ली के चुने हुए जो बाजार होंगे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, चुने हुए जो होटल है या फिर मॉल है उनको भी शामिल किया जाएगा और तमाम पूरे देश के जो कहते हैं बिजनेस सेक्टर है, यानी कि होटल सेक्टर की बात करें, ट्रैवल्स की बात करें या फिर कहें शिक्षा की बात करें या फिर कहें शॉपिंग मॉल की बात करें या फिर बाजारों की बात करें, सभी को इसके अंदर शामिल होने के लिए न्योता दिया जाएगा। लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है उससे तो लगता है कि बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल करने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो कोशिश करती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें इस फेस्टिवल से
युवाओं को जॉब भी मिलेगी, यहाँ तक कि इसके अंदर काम भी मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक कि ये बात करें ट्रैवल सेक्टर की, तो ट्रैवल सेक्टर भी कहीं ना कहीं इसके अंदर अपना योगदान दिखाता हुआ नजर आएगा। होटल सेक्टर की बात करें तो होटल सेक्टर भी कहीं ना कहीं इसके अंदर भाग लेगा और लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा उनको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाया जाएगा। मगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को 5 जोनों के अंदर बांटा जाएगा और दुल्हन की तरह इस 5 जोनों को सजाया जाएगा और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जाएगी किसी भी तरीके की इस फेस्टिवल के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और कोई भी दिक्कत के लिए कहीं ना कहीं पहले से ही रणनीति बनाई जा रही है और जिस तरीके से इसकी शुरुआत की जा रही है, लगता है कि ये अपने आप में एक अनोखा फेस्टिवल होने वाला है। जी राजीव, जिस तरीके से बात करें, कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया है, तो क्या क्या अहम जानकारियां उनके द्वारा यहां पर दी गई हैं और किस क्षेत्र पर ज्यादा फोकस इसमें किया गया है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, तो जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के अंदर फेस्टिवल करने की योजना बनाई है, यहाँ तक कि शॉपिंग फेस्टिवल को कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। बिजनेस सेक्टर की बात करें या फिर कहें ट्रैवल सेक्टर की बात करें, होटल सेक्टर की बात करें, मॉल सेक्टर की बात करें, तो उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा। उनसे भी बातचीत का सिलसिला जारी है और लगातार ये भी कोशिश की जाएगी कि तमाम देश के यानी कि लोग जो है इस फेस्टिवल में शामिल हों। और दिल्ली को कहीं ना कहीं अपने खान पीन के लिए कहीं ना कहीं मशहूर माना जाता है, तो उस खान पीन का फल लुत्फ जो है वो आम जनता भी उठाती नजर आएगी। और जिस तरीके से इस फेस्टिवल के लिए पूरी दिल्ली को 5 जोनों के अंदर बांटा गया है और उसके अंदर लगातार ये कोशिश की जाएगी कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। शॉपिंग करना चाहे व्यक्ति तो शॉपिंग भी कर सकता है, उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की जाएगी। लगातार ये भी कोशिश की जाएगी कि तो जो बाजार घूमने आते हैं या फिर शॉपिंग फेस्टिवल में भाग लेने आएंगे या फिर कहें आम जनता आएगी, उनके लिए भी तमाम सुविधाएं की जाएगी, चाहे वो निगम के द्वारा हो, दिल्ली पुलिस के द्वारा हो, दिल्ली सरकार के द्वारा हो। दिल्ली सरकार इसके लिए हर विभाग से बातचीत करती हुई नजर आ रही है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि इस फेस्टिवल को एक अपने आप में एक अनूठा बनाया जाए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की इस फेस्टिवल को लेकर जिस तरीके से तैयारी देखने को मिल रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव भी किए जाएंगे। और जो लोग युवा जो है जो अभी तक जॉब की तलाश में थे, इस फेस्टिवल के माध्यम से उनको जॉब भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़ी कोशिश जरूर की जा रही है। मगर देखना होगा कि जनवरी में जब इसकी शुरुआत की जाएगी तो ये फेस्टिवल जो है वो कितना अपने आप में अनोखा होता हुआ नजर आएगा, या फिर युवाओं को या फिर कहें मॉल सेक्टर को या फिर बिजनेस सेक्टर को कितना फायदा हो पाएगा, ये तो जनवरी में ही पता लग पाएगा। जी राजीव, जिस तरीके से बात की जाए, जिस तरीके से दिल्ली में ये फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें ग्राहकों और जो दुकानदार होंगे उन्हें आकर्षित करने के लिए किस किस चीज पर छूट दी जाएगी? कोई टैक्स पर छूट दी जा रही है? किस किस चीजों पर यहाँ पर छूट दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें बाजारों की और दुकानदारों की, तो दुकानदारों के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने एक रणनीति बनाई है कि जो भी इस फेस्टिवल के अंदर भाग लेगा उनको अलग से रियायत दी जाएगी, अलग से उन्हें छूट भी दी जाएगी। और जो दुकानदार जो अपने ग्राहकों को यानी जो शॉपिंग करने आएंगे उनके लिए क्या डिस्काउंट देती है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा अहम रोल रखा जाएगा। और यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के बाजारों को सुंदर बनाने के लिए, दुल्हन की तरह सजाने के लिए जो भी खर्च होगा वो दिल्ली सरकार उठाएगी और दिल्ली सरकार इसको लेकर बड़ी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इसके अंदर होटल सेक्टरों से भी लगातार बात की जा रही है, चाहे वो दिल्ली के हो या दिल्ली से बाहर के हो। और चुनिंदा जो होटल सेक्टर होंगे जिनसे इसके अंदर प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जिनके द्वारा सारी चीज फैसिलिटी पूरी दी जाएगी, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और लगातार कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इस फेस्टिवल को देखने के लिए देश से नहीं पूरे विदेश से भी लोग बाग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और लगातार इसको कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर ले जाने की दिल्ली सरकार की कोशिश है। और जिस तरीके से दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल घोषणा की है, तो उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इस फेस्टिवल को एक बड़े स्तर पर रखने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं बिजनेस सेक्टर को जो अभी तक नुकसान हो रहा था या फिर कहें उनको कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिलती नजर आ रही थी, वो इस फेस्टिवल से कहीं ना कहीं उनको भी फायदा होता हुआ नजर आएगा, बिजनेस सेक्टर को भी फायदा होता नजर आएगा। और जो युवा अभी तक बेरोजगार थे और कहीं ना कहीं उनको भी इसके अंदर कहीं ना कहीं जॉब मिलती हुई नजर आएगी। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी विधानसभा चुनाव के लगभग 4 महीने बाद 7 जुलाई यानी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और पीएम लगभग 4 से 5 घंटे यहां पर रहेंगे। इस दौरान 3 जगहों पर कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे। पीएम मोदी एक जनसभा के दौरान 1812 करोड़ की 45 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उनकी जनसभा में 20,000 से 25,000 तक लोग
शामिल होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। और भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इसमें स्मार्ट सिटी, अर्बन डेवलपमेंट, सीवेज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तमाम परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद पीएम मोदी जनसभा स्थल से ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और आपको बता दें, यहाँ वो देश के शिक्षाविदों से के बीच अपनी बात रखेंगे। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि पूरे देश से शिक्षाविद वाराणसी में जुटेंगे और 3 दिनों तक नई शिक्षा नीति पर मंथन होगा। इसका शुभारंभ पीएम मोदी रुद्राक्ष ऑडिटोरियम में करेंगे। पीएम का अंतिम कार्यक्रम सिगरा में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। यहां आपको बता दें, पीएम मोदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। जेएम कौशल राज ने बताया कि यहां के खेल के मैदानों का 87 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी फेज 2 के मॉडल का निरीक्षण भी करेंगे और इस कार्यक्रम में 15 से 20 हजार लोग मौजूद रहेंगे। डीएम ने बताया कि तेलंगाना में पीएम मोदी के काले गुब्बारे दिखाने वाली घटना के बाद पीएम की सुरक्षा को लेकर न केवल वाराणसी बल्कि आसपास से भी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया है। उनको रूफटॉप ड्यूटी भी दी गई है और कार्यक्रम में एंट्री सीरियल नंबर से ही होगी, जो कार्ड पर पहले से दर्ज होगा। पहचान के लिए 10 पार्टी के तो 10 सिविल डिफेंस के लोग मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी यूपी विधानसभा चुनाव के लगभग 4 महीने बाद 7 जुलाई यानी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। लगभग 4 से 5 घंटे वो वहां रहेंगे और इस दौरान 3 जगहों पर कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी एक जनसभा के दौरान 1812 करोड़ की 45 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उनकी जनसभा में 20,000 से 25,000 लोग शामिल होंगे। भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि इनमें स्मार्ट सिटी, अर्बन डेवलपमेंट, सीवेज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर सहित तमाम परियोजनाएं शामिल हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेन चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेन, जिस तरीके से बात की जाए, आज पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आने वाले हैं, तो इसे लेकर क्या जानकारी अभी तक आपको मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और संसदीय क्षेत्र में कई कार्यक्रम हैं, जिसमें पीएम मोदी बनारस पहुंचने के बाद लगभग 4 से 5 घंटे बनारस में रहेंगे और बनारस में लगभग 3 जगहों पर कार्यक्रम रखा गया है। पहले कार्यक्रम की बात की जाए तो सबसे बड़े जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग उसके बाद लगभग 1812 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं लगभग 45 परियोजनाओं को लोकार्पण के साथ साथ जनसभाओं को संबोधित भी करने का काम करेंगे। लगभग बात की जाए तो 20 से 25,000 लोग इस जनसभा में शामिल होंगे, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने का काम करेंगे। क्योंकि एक वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री पद का चुनाव होना है, लोकसभा को चुनाव होना है, तो जाहिर सी बात है समय कम है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी में जुट जाती है एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी को देखते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारी देखते हुए अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर कहा सकता है कि जनसभा संबोधित करने के दौरान अक्षय पात्र भी जाएंगे, जहां पर उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष भी रहेंगे और स्मार्ट सिटी जो परियोजनाओं जिनमें लोकार्पण करेंगे, स्मार्ट सिटी, अर्बन डेवलपमेंट, सीवेज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम परियोजना भी शामिल हैं। और पीएम मोदी जनसभा स्थल पर रवाना होने के लिए वहां जाएंगे और साथ ही साथ शिक्षाविदों से बात भी करेंगे। जो शिक्षाविद हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे और वहां पर बात की जाए तो शिक्षाविद बनारस में जुट चुके हैं। तीनों बात की जाए 3 दिनों तक कई शिक्षा नीति पर मंथन होगा। इसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। रुद्राक्ष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा गया है और वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अंतिम कार्यक्रम की बात की जाए सिगरा डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉलेज में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास भी करने का कार्य करेंगे। लगभग 87 करोड़ रुपए की लागत से पुनः निर्माण किया गया है स्पोर्ट्स कॉलेज और जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को कहा जाता है उसका शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम करेंगे। और साथ साथ बात की जाए पीएम मोदी फेज 2 मॉडल के निरीक्षण भी करेंगे। लगभग 15 से 20,000 लोग इसमें शामिल होंगे। काले गुब्बारे दिखाने वाली
घटना पर अलर्ट भी रखा गया है। जिस प्रकार की पीएम मोदी हैं और सुरक्षा से लेकर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं और साफ तौर पे कहा जाता है किसी प्रकार की चूक ना हो। एसपीजी ने जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, वहां एसपीजी ने अपनी सुरक्षा को घेरे में रखा है। तमाम सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पे है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और वहीं बात की जाए तो रूफ टॉप की जिम्मेदारी भी दी गई है और उसमें कहा जा सकता है कि लगभग बड़ी संख्या में जो कहा सकता है सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। तो ऐसी लगभग बड़ी परियोजना है जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस वासी को तोहफा देने जा रहे हैं। चाहे स्पोर्ट्स कॉलेज हो, चाहे और तमाम चीजें हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस की जनता को सौंपने का काम करेंगे। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर, अभी आपने कहा कि शिक्षाविदों के साथ भी वो बातचीत कर सकते हैं, तो शिक्षाविदों के साथ क्या क्या अहम बातें उनकी हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो शिक्षा नीति है उसको कैसे लागू किया जाए और शिक्षा नीति के आधार पर कैसे देश की शिक्षा को आगे ले जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है शिक्षा मित्र वहां पर पहुंचेंगे और शिक्षाविदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे और जो 3 दिन तक वहां मंथन चलेगा, शिक्षा नीति को लेकर जो मंथन चलने वाला है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे और साथ ही साथ उन शिक्षाविदों से बात करेंगे शिक्षा नीति के आधार पर कैसे देश भर की जो शिक्षा है, यू कहे स्कूल है, उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिस पर कहीं ना कहीं गहनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षाविदों से बात करेंगे, विद्वानों से बात करेंगे और साथ ही साथ शिक्षा नीति को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय कहा जा सकता है, शिक्षा नीति में बातचीत होगी। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए, अभी आपने कहा कि यहाँ पर लोगों को भी संबोधित उनके द्वारा किया जाएगा, तो भाजपा जो है कितनी उम्मीद लगा रही है, कितनी जनसंख्या यहाँ पर, अभी जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो कितनी जनसंख्या यहाँ पर जुटने की उम्मीद यहाँ पर बीजेपी द्वारा लगाई जा रही है? देखिए, बड़ी संख्या है, लगभग 20 से 25 हजार लोग इस जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि जनता का जो प्यार उनको मिला था, जो संसद वहां पर सांसद जीते थे, जाहिर सी बात है जनता का भी जन सैलाब उमड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी काशी के जो तमाम नेता है भारतीय जनता पार्टी को, उनको दी गई है और उसी को जिम्मेदारी को निभाते हुए आज लगभग 20 से 25 हजार लोगों के टारगेट रखा गया है जनसभा संबोधन के दौरान। अब कितने लोग पहुंचते हैं ये थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यूं कहे कि 25,000 से ऊपर भी लोग वहां पर पहुंचेंगे जहां पर इस मैदान में व्यवस्था की गई जनसभा संबोधित करने के लिए। तो चलिए जितेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर लगातार हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए, अभी कुछ समय पहले जो तेलंगाना है, तेलंगाना में पीएम मोदी को काले गुब्बारे दिखाए गए थे, ये घटना सामने आई थी और उसके बाद अब यूपी का उनका दौरा है, तो सुरक्षा को लेकर किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि यूपी में भी देखा गया था बहुत सारे दंगे फसाद यहाँ पर देखने को मिले थे, तो इसे लेकर कितनी टाइट सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है? देखिए, बात की जाए तो पीएम मोदी के कार्यक्रम की तो एंट्री बात की जाए तो सीरियल नंबर जारी हो गए हैं, कार्ड सबको दिए गए हैं और साथ ही साथ पहचान भी दर्ज कराई गई है और पहचान के साथ ही साथ लोगों की एंट्री होगी कार्यक्रम स्थल पे और 10 पार्टी से के होंगे तो 10 सिविल डिफेंस के होंगे, ऐसा कार्यक्रम स्थल पे किया गया है। और साथ ही साथ एसपीजी ने सुरक्षा घेरे में लेकर तिरंगा में जिस तरह की घटना हुई, उस घटना को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पे है और काले गुब्बारे अगर दिखाए जाते हैं तो उसमें भी पूरी तरह से उस पर कैसे रोका जाए और कैसे क्या किया जाए, जो फेस टू मॉडल की तरह ऐसी तमाम चीजें करी गई हैं। और कहीं न कहीं आसमान में अगर काले गुब्बारे भी दिखाए जाते हैं तो उससे निपटने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। ड्रोन की व्यवस्था की गई है, एसएसबी हो चाहे और अर्धसैनिक बल हो, पीएसी हो, उन सबको सुरक्षा में लगाया गया है। और बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों की है कि तेलंगाना में जिस तरह घटना हुई वो दोबारा घटना ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद को देखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साथ में हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी खुद रहेंगे क्योंकि मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया भी
और उनके साथ रहेंगे और पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे। तो इसको देखते हुए तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और सबको आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए हैं। कितने लोग होंगे वो भी पूरी तरह से लिस्ट तैयार कर दी गई है। गेट पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होंगे। तो कहीं ना कहीं चूक की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, लेकिन पूरी तरह से अलर्ट है और छतों से लेकर तमाम बिल्डिंगों को घेरे में जहां पर होंगे वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार यानी आज दूसरी शादी करने जा रहे हैं। उनकी होने वाली पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर है। शादी की रस्में चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस में होंगी। 48 साल के भगवंत मान का 2015 में पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से तलाक हो गया था, जिसके बाद पत्नी बच्चों को लेकर अमेरिका चली गई थी। पहली पत्नी से मान के 2 बच्चे हैं। वे मां के साथ अमेरिका में ही रहते हैं। वे मान के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद थे। सीएम भगवंत मान की होने वाली पत्नी हरियाणा के पिहोवा की रहने वाली हैं। उनके परिवार में 3 बहनें हैं। 2013 में गुरप्रीत कौर ने अंबाला में मुलाना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था। 2017 में उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की थी। आपको बता दें कि 2019 में उनकी मुलाकात भगवंत मान से हुई थी और भगवंत मान तब संगरूर से लोकसभा सांसद थे। इसके बाद वो सीएम मान के विशेष कार्यक्रमों में शामिल होती रही। सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी गुरप्रीत कौर मौजूद थी। और इसी के साथ सीएम मान के लिए डॉक्टर गुरप्रीत कौर को परिवार ने चुना है और डॉक्टर गुरप्रीत कौर की मान की बहन मनप्रीत कौर से पहले से ही जान पहचान है। उनका परिवार में पहले से आना जाना था। मान की बहन मनप्रीत कौर और गुरप्रीत कौर कई बार इकट्ठे शॉपिंग भी करते हैं। मान की मां हरपाल कौर और बहन मनप्रीत कौर ने ये रिश्ता तय किया है। आपको बता दें, परिवार के कहने पर सीएम मान ने शादी के लिए सहमति दी है। आपको बता दें कि भगवंत मान पंजाब के सफल कॉमेडियन रहे हैं। उनकी इंद्रप्रीत कौर से शादी हुई थी और भगवंत मान 2012 में राजनीति में आए थे। वे मनप्रीत बादल की पंजाब पीपुल्स पार्टी से जुड़े। 2012 में उन्होंने लहरागागा से चुनाव लड़ा था और लेकिन वो वहां पर हार गए थे। हालांकि 2014 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उन्हें संगरूर से टिकट मिला था। तब उनकी पत्नी रही इंद्रप्रीत कौर ने भी प्रचार में उनका साथ दिया था। हालांकि सांसद बनने के बाद मान के पत्नी के साथ रिश्ते जो है बिगड़ते चले गए। इस बारे में खुद मान ने जिक्र किया है। वे परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे थे। तो आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार यानी आज दूसरी शादी करने जा रहे हैं। उनकी होने वाली पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर हैं और शादी की रस्में चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस में होंगी। तो ये लाइव तस्वीरें आपको सीएम भगवंत मान के आवास से हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आज उनकी शादी को लेकर जो जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीएम भगवंत मान के घर की बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप मेन्यू चार्ट भी लगा हुआ देख सकते हैं। और तो ये घर की बाहर की जो है सीएम भगवंत मान की तस्वीरें, घर के बाहर की सीएम आवास की तस्वीरें ये सामने आई हैं और शादी को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें आज सीएम भगवंत मान की डॉक्टर मनप्रीत कौर से जो है शादी होने वाली है। ये उनकी दूसरी शादी है। इससे पहले उनकी शादी इंद्रप्रीत कौर से हो गई थी, उसके बाद लेकिन उनका तलाक हो गया। अब ये दूसरी शादी उनकी डॉक्टर मनप्रीत कौर से होने वाली है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको सीएम आवास से दिखा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें सीएम आवास से आप देख रहे हैं, जहां पर शादी को लेकर तमाम तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान गुरुवार यानी आज दूसरी शादी करने जा रहे हैं। उनकी होने वाली पत्नी का नाम डॉक्टर गुरप्रीत कौर है। शादी की रस्में चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास में होंगी और 48 साल के भगवंत मान का 2015 में पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर से तलाक हो गया था, जिसके बाद पत्नी बच्चों को लेकर अमेरिका चली गई थी और पहली पत्नी से मान के 2 बच्चे हैं। आपको बता दें वे मां के साथ अमेरिका में ही रहते हैं। सीएम भगवंत मान के मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में उनकी पहली पत्नी और उनके बच्चे शामिल हुए थे। सीएम भगवंत मान की होने वाली पत्नी हरियाणा के पिहोवा की रहने वाली हैं।
उनके परिवार में 3 बहनें हैं। आपको बता दें 2013 में गुरप्रीत कौर ने अंबाला के मुलाना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। 2017 में उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की और 2019 में उनकी मुलाकात सीएम भगवंत मान से हुई। आपको बता दें सीएम भगवंत मान तब संगरूर में से जो लोकसभा सांसद थे। इसके बाद वो सीएम भगवंत मान के विशेष कार्यक्रमों में शामिल होती रही। सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी गुरप्रीत कौर मौजूद थी। सीएम भगवंत मान के लिए डॉक्टर गुरप्रीत कौर को जो है परिवार द्वारा चुना गया है और डॉक्टर गुरप्रीत कौर की मान की बहन मनप्रीत कौर से पहले से जान पहचान थी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से बात की जाए, आज पंजाब के सीएम भगवंत मान दूसरी शादी करने जा रहे हैं, एक नए जिंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसे लेकर कहां पर ये शादी का आयोजन किया जा रहा है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी अभी आपको मिल पाई है? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम पहले बताएं कि पहले जानकारी मिल रही थी कि चंडीगढ़ सेक्टर 8 के गुरुद्वारे में शादी का प्रोग्राम होना था, या फिर हम कहें कि जो अनंत कार्य होते हैं वो गुरुद्वारे में होने थे और उसके जो सारा फंक्शन है वो सीएम भगवंत मान की सरकारी निवास पे सेक्टर 2 में होना था। पर जैसे कि अब तक क्लियर हो पाया कि सारे के सारा प्रोग्राम ही सीएम के सरकारी निवास सेक्टर 2 में हो रहा है। वहीं पर अगर हम कहें पिछले 4 दिन से लगातार तैयारियां चल रही थी, पर पिछले 4 दिन से लगातार तैयारियां होने के बावजूद भी किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुद सीएम भगवंत मान की शादी की तैयारियां थी। और कल जाके जब पर्दा हटा की तैयारी आखिर फंक्शन के लिए, तो ये चीज क्लियर हुई कि खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी के लिए ये सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि लगातार कल से जंगी पे तैयारियां हो रही थी और लगातार उनकी तरफ से अगर हम कहें कि आपके काम किया जा रहा था, वहां पे सारे वर्क्स हो रहे थे और कोशिश की जा रही थी प्रोग्राम को जितना जल्दी हो सके उतना सफल बनाया जा सके। जैसे हमें जानकारी मिल पा रही है, जी हाँ, जैसे हमें जानकारी मिल पा रही है कि पूरा प्रोग्राम ये खुद राघव चड्ढा ने ऑर्गेनाइज करा है। जी हाँ, शादी के सभी जो काम है उसको सब कुछ राघव चड्ढा ने खुद अपने लेवल पे देखा है। उन्होंने ये चीज सुनिश्चित की है कि भगवंत मान की जो दूसरी शादी है वो प्रॉपर तरीके से हो, बिना किसी अड़चन के हो। आपको बता दें कि उनकी शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से होती है, जो उनके अगर हम कहें कि पहले से ही उनसे जानकारी है। जी हाँ, अगर हम कहें कि सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि उनकी सिस्टर से पहले सीधे तौर पे हम कहते हैं गुरप्रीत कौर की जान पहचान रही है, लगातार परिवार से मिलना जुलना रहा है। और इस सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि आज की जो अब ये शादी हो रही है इसमें कहीं ना कहीं बड़ा हाथ जो भगवंत मान की वाइफ चुनने में उनकी फैमिली का रहा है। उनकी मदर और उनकी सिस्टर ने उनके लिए कौर को चुना है। लगातार गुरप्रीत कौर उनके संपर्क में आई थी। अगर हम कहें 2015 में उन्होंने अपनी पढ़ाई एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी, 15-16 पढ़ाई पूरी हुई थी और उसके बाद लगातार 2017-18 से वो संपर्क में रही है। लगातार अगर हम कहें कि भगवंत मान के बड़े बड़े फंक्शन में शामिल होती है, यहाँ तक कि जो अगर हम कहें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का ओथ टेकिंग सेरेमनी उसमें भी गुरप्रीत कौर शामिल रही है। लगातार अगर हम कहें कि उनका मिलना जुलना रहा है और शायद उनको भी अंदाजा नहीं था कि उनकी शादी खुद भगवंत मान से हो जाएगी। परिवार से उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लगातार उनकी सिस्टर का शॉपिंग वगैरह जाती रही है, तो एक अच्छा फैमिली रिलेशन रहा है। आपको बता दें पहली शादी को लगभग 6 साल हो चुके हैं, तो लगभग 6 साल पहले उनका डिवोर्स हुआ था। इसी तौर पर बता दें कि 2014 में जब वो संगरूर इलेक्शन जीते थे, तो उसके बाद लगभग 1 साल तक कोई, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो ड्यूटीज बढ़ गई थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके चलते उनको फैमिली का वो अपना टाइम नहीं दे पा रहे थे। और खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने माना था कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, वो किसी एक को चुन, पंजाब को या अपनी फैमिली को, उन्होंने उस वक्त पंजाब को चुना था, जिसके बाद उनका 2015 में तलाक हो गया था। तो लगातार हम कह सकते हैं कि अब दोबारा से वो शादी कर रहे हैं, खुद को कह रहे हैं कि अपनी फैमिली को अब वापस पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि फैमिली की इच्छा थी कि वो शादी कर ले और जितना हो सके उतनी जल्दी अपनी जिंदगी बसा ले, क्योंकि अब उन्हें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी है। पर फैमिली चाहती है कि वो एक बार शादी करके खुद भी खुश रहे। जी हमें जिस तरीके से बात की जाए शादी समारोह की, अगर बात की जाए तो आज कौन कौन से बड़े चेहरे सीएम भगवंत मान की शादी में शिरकत कर सकते हैं? देखिए, अभी तक जैसे उनकी गेस्ट लिस्ट डिस्क्लोज नहीं की गई, गेस्ट लिस्ट को काफी ज्यादा सिक्रेटिव रखा गया है। पर जो चीज हम क्लियर कर सकते हैं वो यही है कि पंजाब के सभी कैबिनेट मंत्री ऑफ कोर्स शामिल होंगे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शादी में हिस्सा लेंगे। 10:30 बजे के करीब वो पंजाब मोहाली एयरपोर्ट पे उतरेंगे और उसके बाद सीधा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर जाएंगे, शादी में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि विरोधी दल के सीनियर नेताओं को भी इन्विटेशन जा सकता है, पर अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जी हाँ, अब तक अगर हम कहें कि गेस्ट लिस्ट डिस्क्लोज नहीं हुई है कि आखिर कौन कौन मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी में शामिल रहेगा। फॉर सिक्योरिटी रीजन
कई रीजंस के तहत हम कह सकते हैं कि ये चीज डिस्क्लोज नहीं की गई, पर हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन कंफर्टेबली हम कह सकते हैं कि वो वहां पर जरूर होंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हो सकते हैं, ये अटकलें चल रही हैं। पर अभी तक हम कह सकते हैं सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कंफर्म हुआ है, जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी उनका शायद कंफर्म नहीं है। पर जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो ये क्लियर हो जाएगा कि उनके साथ और कौन कौन दिल्ली से शादी में शामिल होने यहाँ आ रहा है। कल खुद देख सकते हैं कि राघव चड्ढा कल ही यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जैसे जानकारी मिल रही, सारी शादी का कार्यक्रम ये सब कुछ उन्होंने हैंडल किया है, तो वो कल ही यहाँ पे कल शाम को यहाँ पहुंच चुके हैं और पहले ही वो मुख्यमंत्री निवास में पहले ही मौजूद है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए 14 जुलाई को सुबह 10 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में बंदिशें लगाने पर फैसला हो सकता है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में हर दिन 100 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने बंदिशें लगाने की योजना बनाने पर काम शुरू कर दिया है। कैबिनेट बैठक में जिला परिषद केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल का हल निकालने पर भी चर्चा होगी। राजनीतिक दलों के चिन्हों पर नगर निगम शिमला के चुनाव करवाने को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। उधर हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में श्रीखंड, किन्नर कैलाश और मणिमहेश यात्रा शुरू हो रही है। इसमें श्रद्धालुओं से कोविड के नियमों का पालन करने को कहा गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में आपदा प्रबंधन की तैयारियों और कोरोना को लेकर उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। इसमें सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाशीष पांडा और NHM निर्देशक हेमराज बैरवा भी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह बैठक में वर्चुअली माध्यम से जुड़े। तो आपको बता दें कि हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए 14 जुलाई को सुबह 10 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में बंदिशें लगाने पर फैसला हो सकता है। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में हर दिन 100 से ज़्यादा संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने बंदिशें लगाने की योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में जिला परिषद केंद्र के कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल का हल निकालने पर भी चर्चा होगी। राजनीतिक दलों के चिन्हों पर नगर निगम शिमला के चुनाव करवाने को लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ बनी हुई हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, लगातार हिमाचल में कोरोना के केस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए 14 जुलाई को बैठक का आयोजन किया गया है, तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी देखिए, जो कोरोना की रफ्तार है, पहले मैं आपको बताऊं, हिमाचल में जो है 1 जुलाई से कोरोना की बंदी चली, उन्हें हटा दिया गया था, क्योंकि सरकार का मानना है कि अब इतना ज्यादा बड़ा खतरा कोरोना से नहीं है, तो उसको देखते हुए जो कोरोना की जो बंदी थी वो 1 अप्रैल को हटा दी गई थी। हालांकि देखने में आया कि उस टाइम जो कोरोना का जो संक्रमण दर थी वो 1% के करीब थी, और अभी अगर इसी महीने की हम बात करें, आज 7 तारीख है, लेकिन अभी संक्रमण दर जो है 6% तक पहुंच गया है। तो इसको लेकर सरकार गंभीर हो गई है। सरकार का मानना है कि जो लोग हैं वो कोरोना की जो बंदिशें हैं उनको नहीं, वो जो बंदिशें हैं उनको नहीं वो मान रहे हैं। तो इसको लेकर जो है अभी जो कैबिनेट की बैठक जो हुई है उसको लेके बैठक में जो है अपडेट, बैठक में जो है ये माना जा रहा है कि जो कुछ बंदिशें हैं वो लगाई जा सकती है। हालांकि जो पहले भी जो कोरोना की बंदिशें जब हटाई गई थी तो उस वक्त मास्क अनिवार्य किया गया था, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने ये नहीं माना और मास्क को जो है नहीं लगाया। तो अभी जो है जो कोरोना की बंदिश है उसमें लापरवाही का एक बड़ा नतीजा देखने में आ रहा है कि जो हिमाचल है, हिमाचल में जो संक्रमण दर है वो बढ़ गई है, और जो ये रफ्तार है ये सभी को डरा रही है। क्योंकि अभी अगर दूसरी बात की जाए तो पॉजिटिविटी उस जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं, सैंपलिंग काफी कम हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि जितने ज्यादा हम सैंपल लेंगे उतने ज्यादा लोग सामने आएंगे कोविड के। तो अभी जो है सैंपलिंग भी काफी कम हो रही है। तो अगर मैं आपको कल की बात बताऊं तो 2352 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 144 जो लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो और 5 जो पिछले कल है 5 जो गंभीर मरीज भी सामने आए हैं, उनको जो है वो वहाँ पे जो हॉस्पिटल में दाखिल किया गया।
तो कल के मरीजों को मिला के जो 13 कुल लोग हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। तो इसी तरह अगर आपको बताएं तो जो एक्टिव मरीज है हिमाचल में वो 822 हो चुके हैं और कांगड़ा में सर्वाधिक इस टाइम 256 कोरोना के मरीज हैं। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए, अभी कैबिनेट की बैठक 14 जुलाई को होनी है, लेकिन कल भी एक बैठक की गई है सीएम जयराम ठाकुर द्वारा। तो इस बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा की गई है? हाँ जी, जो ये पिछले कल बैठक हुई है इसमें अहम जो 2 मुद्दे थे, एक तो जो आपदा प्रबंधन है उसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैठक की थी वर्चुअल सभी डीसी और एसपी के साथ, और दूसरा जो है कोरोना के जो मरीज है इनको लेकर भी पिछले कल जो है ये बैठक हिमाचल के मुख्यमंत्री ने की थी। और इसमें जो प्रधान सचिव है स्वास्थ्य के सुभाषीष पांडा, एनएचएम के जो निदेशक है हेमराज बरवा वो उपस्थित रहे थे और मुख्य सचिव भी इस बैठक में उपस्थित थे। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से जो सभी जिलों के डीसी और एसपी है उनको कोरोना के निर्देश, कोरोना के जो नियम है उनकी पालना के निर्देश दिए और कहा है कि सख्ती से इन सब चीजों पर नजर रखें, क्योंकि हिमाचल दोबारा उस स्थिति में नहीं जाना चाहता है जहां पर स्थितियां खराब हो और लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े और बड़ी संख्या में जो कोरोना के मरीज सामने आए। तो ये जो धार्मिक जो यात्राएं हैं जो अभी मनी में ही शैक्षिक खंड है और किन्नर कैलाश, ये 3 जो महत्वपूर्ण यात्राएं हैं हिमाचल में शुरू होने जा रही हैं इसी महीने। तो ये इन जो यात्राओं में जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे जो धार्मिक यात्राएं हैं, जो यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु देशभर से भी पहुंचेंगे, वहाँ पे जो कोरोना के जो नियम है उनको सख्ती से पालन करवाया जाए, ताकि जो कोरोना के ये बीमारी है इससे थोड़ा लोगों को दूर रखा जाए, संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए कोरोना गाइडलाइंस की अगर बात करें तो कोरोना गाइडलाइंस को लेकर हिमाचल में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, तो कोरोना गाइडलाइंस को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता जो है देखने को मिल रही है? जी देखिए, अभी तो कोई भी जागरूकता नहीं है। अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें, चाहे पर्यटकों की बात करें जो यहाँ पे घूमने पहुंच रहे हैं, किसी तरह की कोई पालना कोई भी नहीं कर रहा है। इक्का दुक्का लोगों के मुंह पर ही मास्क लगे हैं, कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है। हालांकि जब यहाँ पे कोरोना बंदी से हटाई गई थी तो सरकार ने साफ किया था कि जो मास्क है वो लगाना अनिवार्य रहेगा और पुलिस को ये कहा गया था, सभी डीसी को निर्देश दिए गए थे कि जो मास्क नहीं लगाएगा उनके आप जुर्माना लगा सकते हैं और उनको आप जुर्माने के तौर पर उनको जागरूक भी कर सकते हैं। लेकिन देखने में आया कि लोग पुलिस वालों से उलझ रहे थे, कह रहे थे कि चित्रकूट बंदी से हटा चुका है तो आप जबरदस्ती हमें क्यों मास्क लगाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है पुलिस वालों ने भी ये कुछ छोड़ दिया और अभी जो स्थानीय है चाहे पर्यटक है, दोनों ही इस मामले में कोई जागरूक नहीं है। हालांकि हिमाचल की सिर्फ चिंता यही नहीं है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ गया है, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि जो एक नया वेरिएंट आया है हिमाचल से, बताया जा रहे हैं कि उसमें की 3 केसेस की जो पुष्टि है वो हुई तो नहीं है, लेकिन वो मामले भेजे गए हैं सैंपलिंग के लिए। तो वो भी एक, अगर ऐसा कुछ आता है जो नया वेरिएंट है वो हिमाचल में पाया जाता है तो वो निश्चित तौर पे जो सरकार की मुश्किल है वो और बढ़ा सकता है। जी टीना जी, जिस तरीके से बात की जाए वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन कितना प्रतिशत हिमाचल में हो चुका है, कितना प्रतिशत लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है? जी वैसे तो अगर हम सरकार के आंकड़ों की बात करें और देखें तो आपको याद होगा कि हिमाचल को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी हिमाचल की पीठ सबसे पा चुके हैं, क्योंकि कोरोना का चाहे कोरोना वैक्सीनेशन का चाहे फर्स्ट फेज रहा चाहे सेकंड, दोनों में हिमाचल अव्वल आया और दोनों ही जगह पर हिमाचल देश भर में सबसे ज्यादा जो वैक्सीनेशन है वो ये मान सकते हैं कि 90% से अधिक लोगों की वो कर चुका है। ये है कि जो लोग खुद नहीं लगवाना चाहते हैं या किसी कारण से वो डर रहे हैं, ऐसे लोग फिर पीछे रहे। बाकी घर घर जाकर एनएचएम के वर्कर्स ने और जो आंगनबाड़ी के जो वर्कर्स थे उन्होंने गांव के जो दुर्गम इलाके वहां भी गांव घर घर पहुंचकर वैक्सीनेशन का कार्य को अंजाम दिया था और इसके लिए देश भर में हिमाचल को सराहा भी गया था। तो आप ये देखेंगे कि जो वैक्सीनेशन थी वो चाहे फर्स्ट डोज थी, सेकेंड डोज थी या उसके बाद जो बूस्टर डोज थी, उसमें हिमाचल अव्वल है, उसमें वैक्सीनेशन 100% हिमाचल में हो चुकी है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज दोपहर 12 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके पश्चात दोपहर 2:30 यानी 2:30 बजे से मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में ही आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों, गौठान समितियों और महिला समूह और राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के हितग्राहियों को 10,97,63,000 रुपए की राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत
7 जुलाई को पशुपालक ग्रामीण गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी, जिसमें 15 जून से 30 जून तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 3.69 करोड़ रुपए भुगतान और गौठान समितियों को 4.31 करोड़ और महिला समूह को 2.84 करोड़ रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को 283 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है और 7 जुलाई को 10.84 करोड़ के भुगतान के बाद ये आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और गोधन न्याय योजना के 2,11,000 से अधिक ग्रामीण पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों को 45.97% संख्या इसमें महिलाओं की है। इस योजना से 1,43,000 से अधिक भूमिहीन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, सीएम भूपेश बघेल के कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो कितने बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी, इसे लेकर एक पूरी अपडेट। निशा, 12 बजे से ये बैठक सभी मंत्रियों के उपस्थित रहेंगे। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले हो सकते हैं। कुछ मॉनसून सत्र को लेकर अभी आगामी 20 तारीख से प्रदेश का मॉनसून सत्र विधानसभा का आहूत किया गया है। 20 से 27 तक वो सत्र चलेगा। 6 दिन की छह बैठकें इस सत्र में होंगी। तो उस विधानसभा के सत्र को लेकर कुछ अहम चर्चा उसमें निकल कर आ सकती है। जो अभी तक मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था, बस्तर संभाग पूरा हो चुका है, सरगुजा संभाग पूरा हो चुका है, तो उसकी कुछ समीक्षाएं उसमें की जा सकती हैं और कुछ जो विधानसभा सत्र में आने वाले अपने जो योजनाएं हैं उसमें कुछ चर्चाएं हो सकती है। अनुपूरक बजट जो आने वाला है इस मॉनसून सत्र में, पहला अनुपूरक बजट होगा इस साल का, उस पर कुछ चर्चा हो सकती है। निशा, स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो कौन कौन अहम चेहरे इस कैबिनेट बैठक में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी तक तो सभी जो कैबिनेट में छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री हैं, मंत्रियों के सभी के उपस्थित होने की संभावना है। लेकिन अभी चूंकि जो स्वास्थ्य मंत्री है प्रदेश के, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे कुछ दिन पहले दिल्ली दौरे के उपरांत, तो अभी कुछ संभावनाएं ऐसी जताई जा रही है कि उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। आज सीएम भूपेश बघेल क्या क्या बड़ी घोषणाएं इस बीच कर सकते हैं? देखिए निशा, आज की अगर हम बड़ी घोषणाओं की बात करें तो सबसे पहला गोधन न्याय योजना प्रदेश पूरे देश भर की एकमात्र ऐसी योजना है जिसमें गौ पालकों को रियायत देने के लिए कह लीजिए या कुछ उनको आय के लिए कह लीजिए, गोबर खरीदने की जो योजना है प्रदेश सरकार बहुत समय से चला रही है, जिसमें 2 रुपए किलो के हिसाब से गाय या भैंस या जो भी कह लीजिए गोबर खरीदा जाता है और उससे वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। तो 15 जून से 30 जून तक की जो राशि है वो उनको हस्तांतरित करनी है। और इस कैबिनेट में बात करें तो शासकीय कर्मचारियों के हित में कुछ बड़े फैसले लेने की बात सामने आ रही है। साथ ही महंगाई भत्ता, जो कर्मचारी जो है शासकीय कर्मचारी, उनमें महंगाई भत्ता वृद्धि और तबादला नीति, ये जो 2 विषय हैं, ये महत्वपूर्ण निकल कर आने की इसमें संभावनाएं जताई जा रही है। निशा, स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है, तो इस बैठक में सबसे ज्यादा फोकस जो रहेगा किस विषय पर रहेगा, किस क्षेत्र पर रहेगा? निशा, कैबिनेट उपरांत ही ये चीजें बता पाना बहुत स्पष्ट होता है, लेकिन संभावनाएं यही जताई जा रही हैं कि अभी तक जो समीक्षा बैठक हुई है, जहां जहां भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, भेंट मुलाकात उपरांत वहीं समीक्षा बैठक जो हुई है उसको लेकर और आने वाले समय में अनुपूरक बजट जो मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा उसे लेकर ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से बात की जाए कैबिनेट की बैठक अगर पूरी हो जाएगी, उसके बाद क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा? जी बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर 2:30 बजे इस जो समीक्षा, ये जो आज कैबिनेट की बैठक है उसको खत्म होना है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसमें पूर्ण जानकारी हमें भी प्राप्त हो पाएगी कि कैबिनेट में कौन से अहम मुद्दे रहे।
और इसके साथ ही आज जो है कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव आज 4 दिवसीय दौरे पर जो है छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट आपको मिल पाया है? जी देखिए लगातार कांग्रेस जो है अपने संगठन पर काम कर रही है, संगठनात्मक जो चीजें हैं उसे मजबूत करने का काम कर रही है। उदयपुर में एक जो इनका बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसके बाद प्रदेश स्तरीय, प्रदेश के बाद जिला स्तरीय, जिले के बाद ब्लॉक स्तरीय और बूथ स्तरीय, हर क्षेत्र पर कांग्रेस लगातार काम करती जा रही है। तो इसी कड़ी में चंदन यादव जी का भी वापस एक बार दौरा है। अभी वो कुछ दिन पहले भी आकर गए थे जब बहुत अहम बैठक हुई थी कि रिक्त पदों को भरा जाए, संगठन में कुछ पद रिक्त थे उनको भरा जाए। तो उसी कड़ी में ये बैठक भी है कि आगे की रणनीति कैसी रहेगी कांग्रेस की। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़ी और ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। साल 2012 में से 2017 के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में आशुतोष डिमरी ने चमोली के प्रभारी और मंत्री धन सिंह रावत को पत्र लिखा है, जिसके बाद अब ये मामला गर्म हो गया है। मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने मंत्री समिति पर कांग्रेस शासनकाल 2012 से वर्ष 2017 के बीच भारी वित्तीय अनियमितताओं करने का आरोप यहां पर लगाया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीकेटीसी के सदस्य के आरोप लगाए गए हैं कि 2012 से वर्ष 2017 में मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के कार्यकाल में मंदिर समिति में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। सदस्य की शिकायत के आधार पर प्रभारी मंत्री ने अब मुख्य सचिव और धर्मस्व सचिव को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने शिकायत पत्र में लिखा कि बद्रीनाथ एवं केदारनाथ के भगवान की तिजोरी पर किस तरीके से डाका डाला गया है, इसका पुख्ता प्रमाण जो है सामने दिखाई दे रहा है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है, तो इसे लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक आपको मिल पाई है? देखिए उषा, तमाम जानकारियां आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से समिति के सदस्य थे 2012 से 2017 के बीच, जब गणेश गोदियाल बीकेटीसी यानी बद्री केदार टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त सदस्य के आशुतोष डिमरी, उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। साफ तौर से उन्होंने कहा है कि वित्तीय अनियमितताएं में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ और उसको लेकर खुद जो प्रभारी मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनको पत्र लिखा। धन सिंह रावत ने मंत्री धर्म सचिव हैं और मुख्य सचिव हैं सिंधु, उनको साफ साफ आदेश दिए कि इसमें जांच कराई जाए और जो भी रिजल्ट आता है उसको शीघ्र बताया जाए। तो कहीं ना कहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिससे हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि पूरा मामला उठा है जो पौड़ी में तिरुपति मंदिर के पुनर्निर्माण पर जो करोड़ रुपए खर्च की गई है। जबकि अगर हम बात करें आशुतोष डिमरी का मानना है कि ये मंदिर समिति के दायरे में नहीं मिलता है। उसके बावजूद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आपको किस तरह से किन नियमों के मुताबिक जो ये पैसा खर्च किया है, करोड़ों रुपए की बंदरगाह में घोटाला हुआ है, इसको लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उन पर तमाम इल्जाम लगाए हैं और साफ तौर से एक पत्र भी लिखा है प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत को कि इसमें पूरी निष्पक्षता से एक जांच हो। और प्रभारी मंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि इसकी जांच कर जल्दी जरूर पानी किया जाए। तो ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, घेराबंदी लगातार करती है राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर। खासतौर से जो उस वक्त उनकी कमेटी में मेंबर थे आशुतोष डिमरी, सबसे बड़ी बात ये कि जो कमेटी के मेंबर थे उन्होंने ही गणेश गोदियाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार जो मांग की जाने की जो के खिलाफ जो जांच है उसकी मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गणेश गोदियाल की सवालिया निशान उठाया आखिर 2012 से 2017 के बीच, जब वो अध्यक्ष थे बीकेटीसी के। आखिर इस तरह की अनियमितताएं क्यों हुई हैं, जो वित्तीय अनियमितताएं हैं वो किस तरह से हिंसा मंदिर के निर्माण में करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जी निशा। अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए इस पूरे मामले में गणेश गोदियाल द्वारा कितना घोटाला किया गया है?
देखिए, ये कहना अभी मुश्किल होगा कि किस तरह के दस्तावेज अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से आशुतोष डिमरी जो है बोल रहे हैं कि करोड़ों रुपए का गड़बड़ डाला हुआ है, तो जाहिर है कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। लेकिन अभी कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का सामने नहीं आया है पक्का, जिसमें ये अंदाजा लगाया जा सके कि कितना एग्जैक्टली अमाउंट, कितना जो है उसमें अनियमितताएं हुई है, कितना गड़बड़ डाला हुआ है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ इसमें कमियां हैं, खामियां हैं। हालांकि अभी फिलहाल गणेश गोदिया की तरफ से कोई सफाई नहीं आई इस पूरे मुद्दे को लेकर के, लेकिन बहुत जल्द ऐसा माना जा रहा है कि खुद गणेश गोदियाल जो है मीडिया के सामने आकर इस पूरे प्रकरण को लेकर पेश करेंगे। अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए, अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा क्या उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है? क्या कुछ बड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है? देखिए निशा, ये तमाम बातें भी भविष्य की गर्भ में है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से बोलते हैं कि हम किसी भी ऐसे नेता के जो दावदार नेता है उसको अपनी पार्टी में नहीं रखते हैं, वाकई अगर वो अपने इन तमाम जो कायदे कानून है उसके ऊपर चलेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो जरूर गणेश गोदियाल को निष्कासित किया जाएगा। लेकिन अभी तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो जांच है, वो सामने जब तक नहीं आती, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कांग्रेस के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। अगर हाँ, ये जांचों में वो दोषी पाए जाते हैं तो जरूर ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष कर्म मेरा, तो उनके खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेंगे और हो सकता है कि 6 साल के लिए उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। लेकिन जब तक ये तमाम जो पूरा जो मामला है वो क्लियर नहीं हो जाता है तो कुछ भी कहना मुश्किल। जिस तरीके से अस्करी बात की जाए, आशुतोष डिमरी द्वारा एक पत्र लिखा गया है, तो इस पत्र में क्या क्या बातें कही गई हैं? देखिए, इस पत्र में साफ तौर से लिखा गया है कि जब बीकेपीसी के अध्यक्ष यानी बद्री केदारनाथ जो टेम्पल कमेटी है उसके अध्यक्ष के 2012 से 17 के बीच गणेश गोदियाल, तो उसी बीच जो है खुद आशुतोष डिमरी उस कमेटी के मेंबर थे, सदस्य थे। तो साफ तौर से एक जो है आरोप लगाया है कि बेलसर मंदिर जो पौड़ी क्षेत्र में आता है वो इस कमेटी के दायरे का भी मामला नहीं है। इस कमेटी के दायरे में बेलसर मंदिर नहीं आता है। उसके बावजूद इसके जो खाते का पैसा है, बद्री केदारनाथ टेम्पल के जो खाते का पैसा है, करोड़ों रुपया जो है वो किस तरह से आखिर और किन मानकों के हिसाब से बेलसर मंदिर के निर्माण में खर्च हुआ है, इन तमाम प्रकरण को लेकर के ये मामला पूरा गरमाया हुआ है। इसको पत्र भी लिखा जा चुका है प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत के लिए, और मुख्य सचिव को आदेश भी दे दिए गए हैं, धर्म सचिव को आदेश दे दिए गए हैं कि इसके खिलाफ जो है जल्दी से एक निष्पक्ष जांच की जाए। तो ये कहीं ना कहीं पूरा बड़ा प्रकरण जो है बनता नजर आ रहा है। तो एक सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो कमेटी के मेंबर है उन्होंने ये आरोप लगाए, किसी और विपक्षी नेता ने फिलहाल कोई और बात नहीं कही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला बनता नजर आ रहा है, और मामला इस वक्त एक गर्व इसलिए है क्योंकि गणेश गोदियाल पर अभी तक अगर हम बात करें तक की राजनीति की, तो इस तरह कोई आरोप लगा नहीं था। वो साफ छवि के नेता माने जाते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो तमाम सामने आ रही हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी तक 2012 से 17 के बीच जब तक वो अध्यक्ष रहे और अब 22 है, तो करीब 5-6 सालों के बाद जो ये मुद्दा उठा है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? जी अस्करी, जिस तरीके से बात की जाए, इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से धन सिंह रावत जी प्रभारी मंत्री हैं, वो जो है पत्र लिख चुके हैं मुख्य सचिव को। तो जाहिर है प्रभारी मंत्री सत्ता पक्ष के हैं धन सिंह रावत, और इसमें एक खास बात इस दृष्टिकोण से भी देखी जा रही है कि गणेश गोदियाल ने धन सिंह रावत के खिलाफ चुनाव लड़ा था श्रीनगर विधानसभा सीट से। तो ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कुछ राजनीतिक द्वेष की वजह से ऐसा हो रहा हो। लेकिन जब तक जांच सामने नहीं आ जाती है, हमारे लिए बहुत ज्यादा से कहना मुश्किल होगा। हालांकि यदि आरोप लगे, आरोप जब तक सिद्ध नहीं हो जाते, इसमें कुछ भी क्लियर कट बात करना मुश्किल होगा। क्योंकि जिस तरह से प्रभारी मंत्री हैं और सत्ता पक्ष ने जो है जिस तरह से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, तो ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है कुछ ना कुछ इसको लेकर सामने आने वाला है, कोई निष्कर्ष निकलने वाला है, या क्या झूठ है क्या सच है, वो बहुत जल्दी सामने आएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो चलिए मेरे साथ फिलहाल राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।